प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले लेक्चर 7 में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले लेक्चर्स में हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करके देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर बच्चे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को बहुत कठिन कार्य मानते हैं, जबकि न्यूमेरिकल बहुत इजी बन जाते हैं यदि हमें केमिस्ट्री के सभी टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए हों। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमें मुख्यतः दो बातों पे ध्यान देना है। नंबर 1, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट होती है पहले उसे अच्छी तरह समझा जाए, और उस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में हमें जो बातें बताई गई होती है या जो हमें डाटा दिया हुआ होता है वो हमें लिख लेना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे से क्वेश्चन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए उसके लिए हम फिर सेकंड स्टेप में सोचेंगे कि इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ते हुए जो भी गिवन है वो लिखिए, और फिर जो हमारे से फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हमारा पहला न्यूमेरिकल है ये, फॉर द रिएक्शन A + B चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। एक ही रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट ला एक्सप्रेशन दी गई है। क्या दी गई है रेट ला एक्सप्रेशन? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ये हमें रेट ला एक्सप्रेशन दी गई है इस रिएक्शंस के लिए, ये हमें गिवन है। अब जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझिए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये भी हमें दिया गया है कि यदि ये वॉल्यूम ऑफ वेसल की जो वॉल्यूम है इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 1/3 तक रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। गिवन दैट, क्या दिया गया है हमें? फॉर ए रिएक्शन A + B चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, ये हमारी रिएक्शन है। इसके लिए हमें क्या दिया गया है? रेट ला एक्सप्रेशन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया गया है। क्या दिया है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ये हमें दिया गया। दूसरी बात क्या दी है? इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वेसल का जो वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो वेसल का वॉल्यूम है उसकी ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 कर दिया जाता है। और फिर हमें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेज आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सीधा सीधा संबंध होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और कंसंट्रेशन का सीधा सीधा संबंध होता है वॉल्यूम से। और
जो वॉल्यूम में चेंजेस होगा, यानी वॉल्यूम 1/3 कर दिया जाएगा, तो कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होगा। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन यानी निकालनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या बदलाव आया, और उसके बेस पे फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी जो चेंजेस आएगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। वी नो दैट concentration जो कि SI यूनिट्स होती है वो मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, और उसके बेस पे मोलैरिटी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहिए या नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस कहिए या सॉल्यूट कहिए विच इज़ डिजॉल्व डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, जिसे मैं नंबर ऑफ मोल को मैं N से डिनोट कर देता हूँ समान, और टोटल वॉल्यूम को V से। ये मान लीजिए कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी, लेकिन इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3 of its original वॉल्यूम, तो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम से जब ये रिड्यूस्ड कर दी है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगी। दोनों रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ेगा यदि हम वॉल्यूम को कम करेंगे। क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल तो जो ए रिएक्टेंट है या बी रिएक्टेंट है उनके तो नंबर ऑफ मोल तो वही रहेंगे, लेकिन ओनली वॉल्यूम चेंजेस हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल वही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम 1/3 हो गया है, यानी V/3 हो गया है। इट मीन्स 3 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा N डिवाइड बाई V। इसलिए जो ओरिजिनल जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी जो उसका अब ये क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का 3 टाइम्स हो गया। तो इस प्रकार नाउ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन सेम है और ये किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट सेम रहता है। तो अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, देखिए जो रेट कांस्टेंट जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और वॉल्यूम रिड्यूस करने के बाद अब उसकी 3 टाइम्स हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट बी है उसकी कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स हो जाएगी और उसकी पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2 जिसकी वैल्यू हो गई 9 और इंटू 3 यानी 27। तो 27 इंटू के ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन की पावर 2, ये हमारा इनिशियल रेट था। और इस प्रकार ये 27 इंटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस प्रकार वॉल्यूम रिड्यूस करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 times when volume of
वॉल्यूम ऑफ vessel is reduced to 1/3 of its ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है द रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट नाइट्रोसाइल क्लोराइड, यानी NO + Cl2 और जिससे हमारा प्रोडक्ट नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, यानी NOCl, जिसको हमने बैलेंस किया हुआ है। इस रिएक्शंस का रेट इस डबल हो जाता है कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज डबल, जब क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो इस रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाता है। पहली बात हमें ये बताई गई है। सेकंड, एंड बिकम 8 टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस आर डबल, जब नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन गैस दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो इस रिएक्शन का रेट 8 टाइम हो जाता है। और हमें अब कैलकुलेट जो करना है वो करना है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हमें रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करना है, बताना है। तो आइए, स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमें जो रिएक्शन दी गई है उसके लिए हम सबसे पहले रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर गिवन reaction to NO + Cl2 चेंज इनटू NOCl। इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन हम मान लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन का? K इंटू जो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर X और क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन की पावर Y, ये हमने मान लिया। हमें पता नहीं कि इस रिएक्शन का इसकी कंसंट्रेशन पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है चेंज करने पर, और क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन चेंज करने पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता नहीं है। इसलिए हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने मान लिया। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, जो उसका रिएक्शन डबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन become double कब हो जाता है? when concentration of chlorine is doubled। तो अब इसलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या हो जाएगा? पहले वाली रिएक्शन से डबल हो जाएगा। पहले जो हमने माने हो रेट, जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? R से डिनोट कर सकते हैं। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। जो शुरू में रिएक्शन का रेट था वो R है, माना हमने लेट, तो वो उसका डबल हो जाता है। कब हो जाता है? जब क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। इसलिए अब रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर X, क्लोरीन की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो
तब ये रेट डबल होता है, तो उसकी पावर कितनी है, y। इस प्रकार से एक इक्वेशन हमारी, ये पहली इक्वेशन जो हमने मानी वो, और दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है। अब एक और क्वेश्चन में बात बताई गई है जब दोनों की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, the rate of reaction become a time कब, when concentration of both reactant कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन इज आर डबल्ड। तो अब इसलिए क्या होगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका अब कितना हो गया, ए टाइम। और अब रेट ला एक्सप्रेशन के अनुसार क्या बन जाएगा, अब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी है, 2NO की पावर x, और क्लोरीन की भी डबल कर दी है, तो 2 टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और उसकी पावर y। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड बन गई। ये 3 इक्वेशन बनने के बाद हमें इस रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है, और ऑर्डर निकालने के लिए हमें ये पावर की वैल्यू चाहिए। तो अब हम 3 इक्वेशन से हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एक बार इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, और फिर इक्वेशन 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू पता लग जाएगी। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। देखिए, करिए डिवाइड। यहाँ पर हमारा है इक्वेशन नंबर 2, लिखिए 2r को डिवाइड करेंगे r से, और इधर फिर k नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन x, 2 क्लोरीन की कंसंट्रेशन y। ये ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी और डिवाइड करा फर्स्ट इक्वेशन से k इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर x और क्लोरीन की पावर y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर y इंटू में क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन की पावर y, ये 2 हमें बाहर निकाल लिया, और डिवाइड बाई क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन की पावर y, ये भी कैंसिल हो गया। और इस प्रकार 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y, और ये 2 की पावर 1। तो इस प्रकार से फिर y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। इक्वेशन नंबर 3 ये है 8r इज इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 ये। पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ, 8r इज इक्वल टू के 2 नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर x, 2 क्लोरीन गैस की पावर
वाई, ये हमारी फर्स्ट, और डिवाइड किससे किया हमने, सेकंड इक्वेशन से, ये हमारी सेकंड इक्वेशन 2r, तो 2r से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड किया। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है r से r, और ये 2 क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन जो 2 टाइम्स की पावर y जो, उससे वो k से k, और इस प्रकार हमें यहाँ 2 से ये 4, तो इस तरह से 4 इज इक्वल टू रह जाता है। इस 2 की पावर x को भी हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर x डिवाइड बाई नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर x। ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और ये हमारा रह जाता है 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इक्वल टू 2 की पावर x। इस प्रकार x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। और इस तरह से x और y की वैल्यू आने के बाद हम जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन हमने माना था, तो अब उससे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई, तो इसके अनुसार अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, 2 + 1। तो नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + y, यानी 2 + 1, यानी ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की होगी। तो आशा है आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड कीजिए। फॉर ए रिएक्शन A change into B, the rate of reaction become 27 times when the concentration of reactant A is increased 3 times. What is the order of a reaction? बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपल सी बात बताई गई है कि जब ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी जाती है तो इस रिएक्शन का रेट वो 27 टाइम्स यानी 27 गुना हो जाता है और इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो बहुत ही एक ही रिएक्टेंट है, तो अगर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम की करी जाएगी और 27 हो रहा तो 3 की पावर 3 आएगा। इट मीन्स सिंपल सा है, सीधा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर 3 होगा। फिर भी आइए हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर मेथड से। तो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है, ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं। फॉर ए रिएक्शन ए चेंज इनटू बी, तो क्या लेट रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या मान लेते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट आर, वो हम मान लेते हैं रेट कांस्टेंट इनटू में ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स मान लेते हैं, या जो भी ए बी सी डी या एम एन हम माने, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें पता नहीं है। वो ऑर्डर हमें पावर से पता चलती है और ऑर्डर पता नहीं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर भी हमें पता नहीं है, वो हमने क्या मान ली, एक्स। तो ये मानने के बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहिए या अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा, जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो 7 टाइम हो जाता है, यानी जो पहले आर था उसका 27 टाइम हो जाता है। कब, जब ए की कंसंट्रेशन की कितनी इंक्रीज कर दी जाए, 3 टाइम।
जो ए है उसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दी और उसकी पावर x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और आगे। 27r किसके इक्वल हो गया, k इंटू 3 की पावर x और इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर x। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो आइए डिवाइड करिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करने से ये r से r कैंसल, k से k कैंसल, कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x एक से कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कैंसल। तो इस प्रकार से 27 जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 3 की पावर x। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर x। इस प्रकार x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। और x हमने उसकी जो पावर ली थी, हम मानी थी रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसका क्या है, ऑर्डर। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक न्यूमेरिकल और सॉल्व किया। आइए अब हम 4th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दी गई है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो रही है। इस रिएक्शन के लिए द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 6.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। ये हमें इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया गया है। इफ़ इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन एक प्रकार से दी गई है। इन द बिगिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमारा रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है 15 मोल पर लीटर। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, और हमें रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम जो गिवन होता है वो लिखना होता है, गिवन दैट फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है, N2O5 चेंज इनटू NO2 प्लस 1/2 O2। इस रिएक्शन के लिए क्या दिया गया है, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6.2 इंटू 10⁻⁻6 इनवर्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें एक चीज़ नहीं दी गई है, ओनली रेट कांस्टेंट दिया गया है। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो आपको पता है रेट ला एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो हमें साथ में लिखनी होती है, और पावर जो होती है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया गया है, केवल और केवल रेट कांस्टेंट बताया है। और वो हमें कहाँ से पता चलेगा, ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट दी हुई है सेकेंड इनवर्स, उससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा सेकेंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। ये इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन में हर एक बात न बताकर कुछ छिपी हुई बात छोड़ देता है,
जिसे हमें खुद सोचना होता है, जैसा इस न्यूमेरिकल में। इसमें रेट कांस्टेंट बताया गया था और इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बताया गया था। तो वो ऑर्डर का हमें कहाँ से पता चला? इस रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है सेकंड इनवर्स, उससे पता चला। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें पता चल गया, रेट कांस्टेंट भी दिया गया था। और क्या दिया था? गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो अपना NO2O5, वो भी हमें दी हुई है। वो दी हुई है 15 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगी? रेट कांस्टेंट इनटू में जो हमारा रिएक्टेंट एक ही है N2O5, उसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी? उसका ऑर्डर यानी 1। और ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, के की वैल्यू हमारी है 6.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स इंटू में, और ये है 15 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 और 15 6 जा 90, और इससे फिर ये हमारा 93, और डेसिमल लगाएंगे तो ये यहाँ लगेगा इंटू में 10⁻⁻6, और ये यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9.3 इंटू में 10⁻⁻, ये आपको पता है जब डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है तो 10 की पावर प्लस हो जाती है। ये एक आपको ट्रिक्स बताई थी LP यानी L फॉर अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में गया है जितने पॉइंट, उतने ही पॉइंट 10 की पावर प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट डेसिमल लेफ्ट साइड गया है तो इसलिए इसकी पावर +1 हो जाएगी, और +1 हो जाएगी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपने पीछे जो अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किया था, उसके बेस पर ये कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। आशा आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजी लगे होंगे। थैंक यू।